किस्से गलियारों के पेश करते हैं सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी टेढ़ी लकीर। अगर सड़क सीधी होती, बिल्कुल सीधी, तो उसके कदम मानो भारी हो जाते थे। वो कहा करता था, सीधापन जिंदगी के खिलाफ है, जिंदगी जो पेच दर पेच रास्तों से भरी हुई है। जब हम दोनों बाहर सैर को निकलते तो इस दौरान में वो कभी सीधे रास्ते पर न चलता। उसे बाग का वो हिस्सा बहुत पसंद था जहां बलखाती हुई रविशें बनी हुई थीं। एक बार उसने अपनी टांगों को सीने के साथ जोड़कर बड़े दिलकश अंदाज में मुझसे कहा था, अब्बास, अगर मुझे कोई और काम न हो तो बखुदा मैं अपनी सारी जिंदगी कश्मीर की पहाड़ी सड़कों पर चढ़ने उतरने में गुजार दूं। क्या पेंच है, एक पल तुम मुझे नजर आते हो और दूसरे ही पल मेरी नजरों से ओझल हो जाते हो। कितना इसरार है वहाँ। सीधे रास्ते पर तुम हर सामने आने वाली चीज देख सकते हो, मगर वहाँ हर सामने आने वाली चीज तुम्हारी आंखों के सामने बिल्कुल अचानक आ जाएगी, मौत की तरह अचानक। इस अचानक में कितना मजा है। वो एक दुबला पतला नौजवान था, बेहद दुबला। उसको एक नज़र देखने से अक्सर औकात मालूम होता कि अस्पताल के किसी बिस्तर से कोई जर्दरू बीमार उठकर चला आया है। उसकी उम्र बमुश्किल 22 बरस के करीब होगी, मगर बाज औकात वो इससे बहुत ज़्यादा उम्र का मालूम होता था। और अजीब बात है कि कभी कभी उसको देखकर मैं ये ख्याल करने लगता कि वो बच्चा बन गया है। उसमें एकाएक ही एक कदर तब्दीली हो जाया करती थी। मुझे अपनी निगाहों की सेहत पर शबह होने लगा था। एक मुलाकात की तफसील यूं है, वो मुझे बाजार में मिला तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो हाथ में एक बड़ा सा सेब थामे उसे दांतों से काट काट कर खा रहा था। उसका चेहरा बच्चों की मानिंद एक नाकाबिले बयां खुशी के बायस तमतमाया हुआ था। उसका चेहरा गवाही दे रहा था कि सेब बहुत लजीज है। सेब के रस भरे हुए हाथों को बच्चों के मानद अपनी पतलून से साफ करके उसने मेरा हाथ बड़े जोर से दबाया और कहा, अब्बास, वो 2 आने मांगता था, मगर मैंने उसे एक ही आने में राजी कर लिया। उसके होठ जफर मर्दाना हंसी के बायस थरथराने लगी। फिर उसने जेब से एक लट्टू निकाला और मेरे हाथ में थमाकर कहा, तुमने लट्टू तो बहुत देखे होंगे, पर ऐसा लट्टू तुम्हारे देखने में कभी ना आया होगा। ऊपर का बटन दबाओ यार, दबाओ, अरे दबाओ ना। मैं सख्त मुतैयार हो रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और लट्टू का बटन दबा दिया। लट्टू मेरी हथेली पर से उछला और सड़क पर गिरकर घूमने लगा। उसने खुशी के मारे उछलना शुरू कर दिया। देखो बस देखो, देखो इसका नाच। मैंने लट्टू की तरफ देखा, जो मेरे सिर के मानिद घूम रहा था। हमारे इर्द गिर्द बहुत से आदमी जमा हो गए थे। शायद वो समझ रहे थे कि हम दवाइयाँ बेचेंगे। लट्टू उठाओ और चलो, लोग हमारा तमाशा देखने के लिए जमा हो रहे हैं। मेरे लहजे में शायद बहुत सी तेजी थी, क्योंकि उसकी सारी खुशी मांद पड़ गई थी। उसके चेहरे की तमतमाहट गायब हो गई थी और उसने मेरी तरफ कुछ इस अंदाज से देखा जैसे एक नन्हा सा बच्चा रोनी सूरत बनाकर कह रहा हो, मैंने तो कोई बुरी बात नहीं की है, फिर मुझे क्यों झिड़का गया है। उसने लट्टू वहीं सड़क पर छोड़ दिया और मेरे साथ चल पड़ा। घर तक मैंने और उसने कोई बात न की। गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर मैंने उसकी तरफ देखा। इस कलील अरसे में उसके चेहरे पर एक इनकिलाब पैदा हो गया था। वह मुझे एक तफक्कुर ज़दा बूढ़ा नजर आया। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं सोच रहा हूँ कि अगर खुदा को इंसान की ज़िंदगी बसर करना पड़ जाए तो क्या हो। वो इसी किस्म की बेढंगी बातें सोचा करता था। बाज लोग समझते थे कि वो दानिस्तन अपने आप को निराला जाहिर करने के लिए ऐसे ख्यालात का इजहार करता है, मगर ये बात गलत थी। फितरी तौर पर उसकी तबीयत का रुझान ऐसी बातों की तरफ रहता था जो किसी और के दिमाग में नहीं आती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर ये सच है कि उसको जब कभी कोई जख्म लगा उसने मजा लिया। वो मुझसे कहा करता था, अगर मेरे जिस्म पर हमेशा के लिए कोई जख्म बन जाए तो कितना अच्छा हो। मुझे दर्द में बड़ा मजा आता है। मुझे अच्छी तरह याद है, स्कूल में एक रोज़ उसने मेरे सामने वाले अपने बाजू को तेज ब्लेड से जख्मी कर लिया था। और कुछ रोज उसके बाजू में दर्द रहे। एक तरफ तो वो मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव के टीके नहीं लगवाता था कि उन बीमारियों का खौफ ना खत्म हो जाए।
तो दूसरी तरफ वो बिन मतलब ऊटपटांग किस्म के टीके लगवाता रहता ताकि उसे बुखार चढ़ जाए। उसकी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि 2-3 रोज़ में उसका बदन बुखार के बायस तपता रहे। जब कभी वो बुखार को दावत दिया करता था तो मुझसे कहा करता था, मेरे घर एक मेहमान आने वाला है, इसलिए 3 रोज़ तक मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। एक रोज़ मैंने उससे पूछा, तुम आए दिन ये टीका क्यों लगवाते रहते हो? उसने जवाब दिया, अब्बास, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि टीका लगवाने से जो बुखार चढ़ता है उसमें कितनी शायरी होती है। जब जोर जोर में दर्द होता है और आज़ा शिकनी होती है तो बखुदा ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी निहायत ही ज़िद्दी आदमी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, और फिर बुखार बढ़ जाने से जो ख्वाब आते हैं वल्लाह किस कदर बेरब्द होते हैं। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की मानंद। तुम देखते हो कि तुम्हारी शादी किसी निहायत ही हसीन औरत से हो रही है और दूसरे लम्हे यही औरत तुम्हारी आगोश में एक कैवी हैकल पहलवान बन जाती है। मैं उसकी अजीबोगरीब आदतों और बातों का आदी हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद एक रोज़ मुझे उसके दिमागी तवाज़ुन का सुबह हुआ। मैंने उससे अपने एक उस्ताद का तारुफ कराया जिसकी मैं बेहद इज्जत करता था। डॉक्टर शाकिर ने बड़ी गर्मजोशी से उसका हाथ बढ़ाया और कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। इसके बरअक्स मुझे आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई, उसका जवाब था। मैं बेहद शर्मिंदा हुआ। आप कयास फरमाइए उस वक्त मेरी हालत क्या रही हुई होगी। मैं शर्म के मारे अपने उस्ताद के सामने खड़ा जा रहा था और वो बड़े इत्मीनान से सिगरेट की कश लगाता हुआ हॉल से बाहर जा रहा था। डॉक्टर शाकिर ने उसकी हरकत को बुरा समझा और मुझसे बड़े तेज लहजे में कहा, मालूम होता है तुम्हारे दोस्त का दिमाग ठिकाने नहीं। मैंने उसकी तरफ से माजरत तलब की और मामला रफा दफा किया। मैं वाकई बेहद शर्मिंदा था कि डॉक्टर शाकिर को मेरी वजह से ऐसा सख्त फिक्रा सुनना पड़ा। शाम को मैं उसकी तरफ गया इस इरादे के साथ कि उससे अच्छी तरह बाजपूर्स करूंगा और अपने दिल की भड़ास निकालूंगा। वो मुझे लाइब्रेरी के बाहर मिल गया। मैंने छूटते ही कहा, तुमने आज डॉक्टर शाकिर की बहुत बेइज्जती की है। मालूम होता है तुमने मजलिसी अदाब को खैरबाद कर दिया है। वो मुस्कराया, अरे छोड़ो इस किस्से को, आओ कोई और काम की बात करें। मैं उस पर बरस पड़ा। वो खामोशी से मेरी तमाम सख्त बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा, अगर मुझसे मिलकर किसी शख्स को खुशी होती है तो ज़रूरी नहीं कि उससे मिलकर मुझे भी खुशी हासिल हो। और फिर पहली मुलाकात पर सिर्फ हाथ मिलाने से मैंने उसके दिल में खुशी पैदा कर दी हो, ये मेरी समझ में तो आता नहीं। तुम्हारे डॉक्टर साहब ने उस रोज़ 20-25 आदमियों से तारुफ किया और हर शख्स से उन्होंने यही कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। क्या ये मुमकिन है कि हर शख्स एक ही किस्म के तासुरात पैदा करे? तो मुझसे फिजूल बातें ना करो, आओ अंदर चलें। जहां आप ये कहानी सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है किस्से गलियारों के। मैं एक शहरज़दा आदमी की तरह उसके साथ हो लिया और लाइब्रेरी के अंदर जाकर अपना सब गुस्सा भूल गया। मैं सोचने लगा कि उसने जो कुछ कहा था सही है। फौरन ही मेरे दिल में एक हसद सा पैदा हुआ कि इस शख्स में इतनी कुव्वत क्यों है कि वो अपने ख्यालात का इजहार बेधड़क कर देता है। पिछले दिनों मेरे एक अफसर की दादी मर गई थी। मुझे उसके सामने मजबूरन गम की कैफियत तारी करनी पड़ी थी और उससे अपनी मर्जी के खिलाफ 10-15 मिनट तक अफसोस जाहिर करना पड़ा था। उसकी दादी से मुझे कोई दिलचस्पी न थी और न ही मौत ने मेरे दिल पर कोई असर किया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे नकली जज्बात तैयार करने पड़े थे। इसका साफ मतलब था कि मेरे कैरेक्टर बहुत कमज़ोर है। इसी ख्यालात से मेरे दिल में हसद की चिंगारी पैदा की थी और मैं अपने हलक में एक नाकाबिले बर्दाश्त तल्खी महसूस करने लगा था। ये कैफियत एक वक्ती और हंगामी जज्बा था जो हवा के एक तेज झोंके के मानद आया और गुजर गया। मैं बाद में खुद से नादिम भी हुआ। मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी, लेकिन मेरी इस मोहब्बत में गैर इरादी तौर पर कभी कभी नफरत की झलक भी नजर आती थी। एक रोज़ मैंने उसकी साफगोई से मुत्तसिर होकर कहा था, ये क्या बात है कि बाज़ औक़ात मैं तुमसे नफ़रत करने लगता हूँ। उसने मुझे ये जवाब देकर मुतमईन कर दिया था, तुम्हारा दिल जो मेरी मोहब्बत से भरा हुआ है
एक ही चीज को बार बार देखकर कभी कभी तंग आ जाता है और किसी दूसरी शय की ख्वाहिश करने लग जाता है। और फिर अगर तुम मुझसे कभी कभी नफरत नहीं करोगे तो मुझसे हमेशा मोहब्बत कैसे करोगे? इंसान अजीब किस्म की उलझनों का मजमूआ है। मैं और वो अपने वतन से बहुत दूर थे, एक ऐसे बड़े शहर में जहाँ जिंदगी तारीख कब्र सी मालूम होती है। मगर उसे कभी उन गलियों की याद न सताती थी जहाँ उसने अपना बचपन और अपने शबाब का ज़माना या आगाज़ गुजारा था। ऐसा मालूम होता था कि वो उसी बड़े शहर में पैदा हुआ है। मेरे चेहरे से हर शख्स ये मालूम कर लेता था कि मैं गरीबुल वतन हूँ, मगर वो इन जज्बात से यकसर आरी था। वो कहा करता था, वतन की याद बहुत बड़ी कमजोरी है। एक जगह से खुद को चिपका देना ऐसा ही है जैसे एक आज़ाद सांड को खूंटे से बांध दिया जाए। इस किस्म के ख्यालात के मालिक की, जो हर शय को टेढ़ी ऐनक से देखता हो और मुरवजा रसूम के खिलाफ चलता हो, बाकायदा निकाह ख्वानी हो, यानी पुरानी रसूम के मुताबिक उसका अक्द अमल में आए, तो क्या आपको ताज्जुब ना होगा? मुझे यकीन है ज़रूर होगा। एक रोज़ शाम को वो मेरे पास आया और बड़े संजीदा अंदाज में उसने मुझसे अपने निकाह की खबर सुनाई। तो आप यकीन करें, मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। मेरी हैरत का बायस ये वजह न थी कि वो शादी कर रहा है। नहीं, मुझे ताज्जुब इस बात पर हुआ था कि उसने लड़की देखे बगैर पुराने खतूत के मुताबिक निकाह की रस्म में शामिल होना कैसे कबूल कर लिया। वो हमेशा उन मौलवियों का मजाक उड़ाया करता था जो लड़की और लड़के को रिश्ता-ए इज़्दिवाज में बांधते हैं। वो कहा करता था, ये बुड्ढे मौलवी मुझे गठिया के मारे पहलवान मालूम होते हैं, जो अपने अखाड़े में छोटे छोटे लड़कों को कुश्तियाँ देखकर अपनी हिस पूरी करते हैं। और फिर वो शादी या निकाह पर लोगों के जमघटे का भी तो कायल न था। मगर मगर उसका निगाह पड़ा गया मेरी आंखों के सामने, मौलवी ने। उस मौलवी ने जिससे उसको सख्त नफरत थी, जिसको वो बूढ़ा तोता कहा करता था, जिससे उसे चिढ़ थी, उसका निगाह पड़ा और छुहारे बांटे गए। मैं सारी कार्रवाई यूं देख रहा था, गोया सोते में कोई सपना देख रहा हूँ। निकाह हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में अनहोनी बात हो गई, और जो ताज्जुब मुझे पहले हुआ था बाद में भी बरकरार रहा। मगर मैंने इसके मुतल्लिक उससे जिक्र न किया, इस ख्याल से कि शायद उसे नागवार गुजरे। लेकिन मैं दिल ही दिल में इस बात पर खुश था कि आखिरकार उसे उस दायरे में लौटना ही पड़ा जिसमें और सब जिंदगी बसर कर रहे हैं। निकाह करके वो अपने उसूलों के टेढ़े मीनार से बहुत बुरी तरह फिसला था और उस गड्ढे में सिर के बल आन गिरा था जिसको वो बेहद गलीज कहा करता था। एक रोज़ मैंने सोचा तो मेरे जी में आई कि उस कज रफ्तार के पास जाऊं और इतना हंसूं कि मेरे पेट में बल पड़ जाए। जिस रोज़ मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, उसी रोज़ दोपहर को वो मेरे घर आया। निकाह हुए 3 महीने गुजर चुके थे और इस दौरान में वो हमेशा उदास उदास सा रहा था। उस दिन उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी नाक, जो चंद रोज़ पहले भद्दी नयाम के अंदर छुपी हुई तलवार का नक्शा पैदा करती थी, नुमाया तौर पर नजर आ रही थी। वो मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ और सिगरेट सुलगा कर मेरे पास बैठ गया। उसके होठों के इख्तितामी कोने कपकपा रहे थे। साफ जाहिर था कि वो कोई बड़ी अहम बात सुनाने वाला है। मैं हमातन गोश हो गया। उसने सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाया और उसमें अपनी एक उंगली दाखिल करते हुए कहा, अब्बास, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। जा रहे हो? भरी हैरत की कोई इंतहा न रही। मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। मैं तुम्हें कभी इत्तला देने ना आता, मगर मुझे तुमसे कुछ रुपए लेने हैं जो तुमने मुझे कर्ज ले रखे थे। क्या तुम्हें याद है? मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे याद है, पर तुम जा कहाँ रहे हो और फिर हमेशा के लिए? बात यह है कि मुझे अपनी बीवी से इश्क हो गया है और कल रात मैं उसे भगाकर अपने साथ लिए जा रहा हूँ। वो तैयार हो गई है। उसकी बात सुनकर मुझे इस कदर हैरत हुई कि मैं बेवकूफ़ों की मानंद हंसने लगा और देर तक हंसता रहा। वो अपनी मनकूहा बीवी को, जिसे वो जब चाहता उंगली पकड़कर अपने साथ कहीं भी ले जा सकता था, अगवा करके ले जा रहा था, भगा कर ले जा रहा था। जैसे जैसे मैं क्या कहूँ, उस वक्त मैंने क्या सोचा? मैं कुछ सोचने के काबिल ही ना रहा था और हंस रहा था।
मुझे हंसता देखकर उसने मलामत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने जो कहा है सच है। कल रात वो अपने मकान के साथ वाले बाग में मेरा इंतज़ार करेगी। मुझे सफ़र के लिए कुछ रुपए फराहम करना है, तो मैं क्या मालूम मैंने किन किन मुश्किलों के बाद रसाई हासिल करके उसको इस बात पर आमादा किया है। मैंने फिर हंसना चाहा, मगर उसको गायत दर्जा संजीदा व मतीन देखकर मेरी हंसी दब गई और मुझे कतई तौर पर यकीन हो गया कि वो वाकई अपनी मनकूहा बीवी को भगाकर लिए जा रहा है। कहाँ, ये मुझे मालूम न हो सका। मैं ज़्यादा तफसील में न गया और उसको वो रुपए अदा कर दिए जो मैंने अरसा हुआ उससे कर्ज लिए थे और ये समझकर न लौटाए थे कि वो कभी वापस न लेगा। मगर उसने खामोशी से नोट गिनकर अपनी जेब में रख लिए। वो बगैर हाथ मिलाए रुखसत होने ही वाला था कि मैंने आगे बढ़कर उससे कहा, तुम जा रहे हो, लेकिन मुझे भुला ना देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। मैं कोशिश करूंगा, ये कहकर वो चला गया। मैं जहां खड़ा था बहुत देर तक वहीं बुत बना रहा। उधर जब दूसरे दिन उसके ससुराल वालों को पता चला कि उनकी लड़की रात ही रात कहीं गायब हो गई है, तो उनके यहाँ एक हिजान बर्पा हो गया। एक हफ्ते तक उन्होंने उसको इधर उधर तलाश किया और किसी को इस वाक़े की खबर तक न होने दी। मगर बाद में लड़की के भाई को मेरे पास आना पड़ा और मुझे हमराज बनाकर सारी राम कहानी सुनानी पड़ी। वो बेचारे ख्याल कर रहे थे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई है और लड़की का भाई मेरे पास इसी गर्ज से आया था कि मैं उसकी तरफ से उसको इस तल्ख वाक़े से आगाह कर दूं। वो बेचारा शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। जब मैंने उसको असल बात से आगाह किया तो हैरत के बायस उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस बात से तो उसको बहुत ढाढ़स हुई कि उसकी बहन किसी गैर मर्द के साथ नहीं भागी है, बल्कि अपने शौहर ही के पास है। लेकिन उसकी समझ में ये ना आया कि उसने उसने ये फिजूल और नाजेबा हरकत क्यों की। बीवी उसी की थी, जब चाहता ले जाता। इस हरकत से तो ये मालूम होता है जैसे जैसे वो कोई मिसाल पेश न कर सका। मैं भी उसे कोई इत्मीनानदेह जवाब न दे सका। कल सुबह की डाक से मुझे एक खत मिला, तो मैंने कांपते हुए हाथों से खोला। लिफाफे में बस एक कोरा कागज था जिस पर एक टेढ़ी लकीर खिंची हुई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी टेढ़ी लकीर, लेखक सादत हसन मंटो। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुझाव ज़रूर दें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।